नमस्कार। जी हाँ। जीवन बीमा ये शब्द सुनते ही कई बातें दिमाग में आती हैं। सुरक्षा, निवेश, भविष्य की चिंताएं। जी हाँ। आज हम इसी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर भारत के संदर्भ में। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक श्रोता द्वारा साझा की गई प्रस्तुति सामग्री है, जिससे हम जरूरी जानकारी निकालेंगे। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इस सामग्री के जरिए जीवन बीमा की जो बुनियादी बातें हैं उनको समझें। हाँ। भारत में इसका सफर कैसा रहा है, एलआईसी की इसमें क्या भूमिका है, और हाँ, कुछ जरूरी लाभ और उत्पाद भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये जीवन बीमा है क्या? स्रोत कहता है कि ये सिर्फ एक और वित्तीय उत्पाद नहीं है। सही बात है। इसे सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। यूँ समझिए कि ये कमाई करने की जो क्षमता है उसके नुकसान की भरपाई का एक तरीका है। अच्छा। मतलब मृत्यु होने पर या पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर एक तय रकम मिलती है। ये बैंक की आरडी या वैसी चीजों से बिल्कुल अलग है। तो ये एक तरह का अनुबंध है। हाँ बिल्कुल। असल में ये बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा है। वादा। बीमा कंपनी वादा करती है कि कुछ तय स्थितियों में, जैसे मृत्यु या मैच्योरिटी पर, वो पैसा देगी। जी। और बीमा धारक वो नियमित रूप से प्रीमियम भरकर इस वादे को बनाए रखता है। हाँ, इसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे सरेंडर वैल्यू वगैरह। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत में दिखी, इसे सिर्फ एक कमोडिटी यानी बाजार में बिकने वाली आम चीज नहीं माना जा सकता। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ पैसा होने से आप जीवन बीमा खरीद ही लेंगे, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि बीमा खरीदने के लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, और नैतिक जोखिम, जिसे मॉरल हैजर्ड कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मतलब बीमा कंपनी को ये भरोसा चाहिए कि पॉलिसी लेने वाला जानबूझकर कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेगा। ये चीज इसे सिर्फ पैसे से खरीदी जाने वाली चीजों से अलग करती है। समझ गई। तो ये तो हुई बुनियाद। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। स्रोत बताता है इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। हाँ, ये विचार कोई नया नहीं है। सामग्री बताती है कि सदियों पहले जो समुद्री यात्रा करने वाले नाविक थे, उन्होंने मिलकर डेथ फंड बनाने शुरू किया था। डेथ फंड? हाँ, मतलब यात्राओं पर जोखिम बहुत था, तो वो आपस में पैसा जमा करते थे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को कुछ मदद मिल सके। एक तरह का शुरुआती बीमा ही था वो। और उससे भी पहले का जिक्र है स्रोत में रोम का। जी, स्रोत के मुताबिक 600 ईसा पूर्व रोम में सम्राट ने बरियल क्लब बनवाए थे। ये मुख्य रूप से अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए थे, पर कहीं कहीं पेंशन जैसी सहायता भी देते थे। अच्छा। और सामग्री में मुस्लिम शासकों के वक्त के बैतुल-माल और ज़कात का भी जिक्र है। वो भी एक तरह की सामाजिक सुरक्षा ही थी, जरूरतमंदों और विधवाओं की देखभाल के लिए। तो ये विचार अलग अलग रूपों में हमेशा से रहा है, लेकिन आधुनिक जीवन बीमा की शक्ल कब बनी? दुनिया की पहली जीवन बीमा कंपनी के तौर पर स्रोत लंदन की एमिकेबल सोसाइटी का नाम लेता है। 1706 में बनी थी। और भारत में? भारत में पहली थी 1870 में मुंबई में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। उस समय कई विदेशी और भारतीय कंपनियां ये काम कर रही थीं। लेकिन फिर 1947 में आजादी के बाद हालात बदले। स्रोत बताता है कि बीमा कंपनियों को लेकर काफी शिकायतें थीं। हाँ, वो एक उथल-पुथल का दौर था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कई कंपनियां दावे मतलब क्लेम चुका ही नहीं रही थी, ना मृत्यु पर, ना पॉलिसी पूरी होने पर। लोगों का पैसा फंस रहा था। इसी माहौल में साल 1956 भारतीय जीवन बीमा के लिए एक बहुत बड़ा साल साबित हुआ। उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और सीडी देशमुख वित्त मंत्री। उन्होंने क्या कदम उठाया? सरकार ने 19 जनवरी 1956 को एक अध्यादेश मतलब एक ऑर्डिनेंस जारी किया और जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण। इसका मुख्य मकसद यही था कि उस वक्त जो 245 निजी कंपनियां थीं, उनकी मनमानी और जो समस्याएं थीं, उन्हें खत्म किया जाए। और इसी से जन्म हुआ एलआईसी का। बिल्कुल। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का गठन हुआ। ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बनी। अच्छा। सरकार ने 5 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी दी थी और एलआईसी ने उन सभी 245 पुरानी कंपनियों को अपने में मिला लिया। स्रोत तो ये भी कहता है कि एलआईसी आज तक उन पुरानी कंपनियों के क्लेम दे रही है। कमाल है। और इसके बाद तो एलआईसी का बाजार पर एक छत्र राज रहा होगा। हाँ, करीब 43 साल तक एलआईसी अकेली खिलाड़ी थी जीवन बीमा में। लेकिन फिर 90 के दशक में बदलाव की बात शुरू हुई। हाँ। 1993 में मल्होत्रा समिति बनी, जिसने बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए फिर से खोलने की सिफारिश की। स्रोत में इस समिति की एक टिप्पणी का जिक्र है, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पराजित हुआ। ये थोड़ी सख्त टिप्पणी लगती है। तो इसी सिफारिश पर आगे काम हुआ? जी, इसी के आधार पर 1999 में आईआरडीए यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बना।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, रेगुलेटर। इसका काम है बीमा बाजार को रेगुलेट करना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। फिर अगस्त 2000 में बाजार निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। विदेशी कंपनियों को भी आने दिया? हाँ, लेकिन जॉइंट वेंचर के जरिए। शुरुआती शर्त थी 100 करोड़ की पेड अप इक्विटी पूंजी और भारतीय विदेशी हिस्सेदारी का अनुपात 74.26 रखा गया था। अच्छा। बाद में ये अनुपात बदला भी गया। शुरुआती कंपनियों में HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, बजाज अलियांस जैसी कंपनियां आईं। सामग्री में SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में एक रोचक तथ्य बताया गया है। हाँ, अक्सर लोग नाम से उसे सरकारी समझ लेते हैं, पर स्रोत साफ करता है कि वो SBI और फ्रांस की BNP पैरेबास कार्डिफ के बीच एक जॉइंट वेंचर है, तकनीकी रूप से एक निजी कंपनी। ये दिलचस्प है। तो आज की स्थिति क्या है? स्रोत क्या कहता है? IRDA की वेबसाइट के हिसाब से LIC समेत 24 जीवन बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। 24? हाँ, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इनमें से करीब 18 कंपनियां अब भी कुल मिलाकर घाटे में हैं और 4 कंपनियां तो कारोबार से बाहर भी हो चुकी हैं, जिन्हें दूसरों ने खरीद लिया। इसके बावजूद LIC की स्थिति काफी मजबूत बताई गई है। बिल्कुल। सामग्री के मुताबिक पॉलिसी संख्या के हिसाब से LIC का मार्केट शेयर 78% है और प्रीमियम कलेक्शन में 70%। स्रोत तो इसे शेयर का हिस्सा कहता है। निर्विवाद नेता। हाँ, और ये भी बताया गया है कि कुछ निजी कंपनियों ने जो बोनस घोषित किया है वो काफी मामूली रहा है। LIC की अपनी ताकतें क्या बताई हैं स्रोत ने? देखिए, सबसे पहले तो विशाल वित्तीय आधार, 16 लाख करोड़ से ज्यादा का लाइफ फंड, 17 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। बाप रे। ग्राहकों की संख्या बहुत बड़ी है, लगभग 30 करोड़ इंडिविजुअल पॉलिसी और 11.5 करोड़ से ज्यादा ग्रुप पॉलिसी सदस्य। और सबसे अहम क्लेम सेटलमेंट रेशियो? हाँ, वो कितना है? 99.76% बताया गया है। ये ग्राहकों के लिए भरोसे की बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्रोत 2 खास कानूनी प्रावधानों पर बहुत जोर दे रहा है। LIC एक्ट 1956 की धारा 28 और 37। जी, ये वाकई अहम है। धारा 28 बोनस से जुड़ी है। LIC हर साल अपनी संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन करती है। जो भी मुनाफा या अधिशेष मतलब सरप्लस होता है, हाँ। उसका 95% हिस्सा लाभ सहित पॉलिसियों यानी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज के धारकों के साथ बोनस के रूप में बांटा जाता है। बाकी 5% सरकार को जाता है। अच्छा, तो ये कानूनी तौर पर जरूरी है? हाँ, ये एक्ट सुनिश्चित करता है कि पॉलिसी धारकों को मुनाफे में हिस्सा मिले। और धारा 37, उसे तो स्रोत LIC की सबसे बड़ी ताकत कह रहा है। बिल्कुल। धारा 37 कहती है कि LIC द्वारा जारी की गई हर पॉलिसी पर केंद्र सरकार की गारंटी है, सॉवरेन गारंटी। सरकारी गारंटी? हाँ, स्रोत इसे यूं कहता है कि LIC पॉलिसी भारतीय मुद्रा के बराबर है, मतलब सरकार पॉलिसी के भुगतान की जिम्मेदारी लेती है। ये किसी भी निजी कंपनी के पास नहीं है। ये विश्वास का बहुत बड़ा आधार है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो हुई LIC की बात। अब जरा कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं जो पॉलिसी में बार बार आते हैं, जैसे बीमित राशि या सम एश्योर्ड। हाँ, सम एश्योर्ड। ये वो मूल गारंटी शुदा रकम है जो या तो पॉलिसी अवधि पूरी होने पर मिलती है या पॉलिसी धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को। ये न्यूनतम गारंटी है। इसमें बोनस वगैरह शामिल नहीं होता? नहीं, इसमें लाभ शामिल नहीं होते और ये कुल भरे गए प्रीमियम से भी अलग होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो कुल प्रीमियम भरते हैं वो सम एश्योर्ड से ज्यादा होता है। ठीक है। फिर आता है रिवर्शनरी बोनस। ये क्या है? जैसा हमने धारा 25 में देखा था, ये LIC द्वारा हर साल घोषित होने वाला बोनस है। ये लाभ सहित पॉलिसियों पर मिलता है। इसे रिवर्शनरी क्यों कहते हैं? इसे रिवर्शनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोनस वैसे तो पॉलिसी अवधि के अंत में मिलता है, लेकिन अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु बीच में हो जाए तो तब तक का जमा हुआ बोनस नॉमिनी को मिल जाता है, यानी भुगतान रिवर्स हो जाता है। अच्छा, समझ गई। और एक और बोनस है, फाइनल एडिशनल बोनस या FAB। हाँ, FAB। ये एक तरह का लॉयल्टी बोनस है जो पॉलिसी धारक लंबे समय तक LIC के साथ बने रहते हैं। स्रोत के अनुसार फिलहाल 15 साल या उससे ज्यादा उन्हें मैच्योरिटी पर यह अतिरिक्त बोनस मिलता है। ये कहाँ से आता है? LIC हर साल कुछ पैसा अप्रत्याशित स्थितियों के लिए रिजर्व रखती है। अगर कोई बड़ी विपत्ति नहीं आती तो इस रिजर्व का कुछ हिस्सा FAB के रूप में पुराने और वफादार पॉलिसी धारकों को बांट दिया जाता है। तो इससे मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ जाता होगा? हाँ, काफी बढ़ सकता है। खासकर लंबी अवधि की पॉलिसियों में ये मैच्योरिटी राशि की असली ताकत है, ऐसा स्रोत कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं राइडर्स की, खासकर दुर्घटना और विकलांगता लाभ। ये क्या है? देखिए, लगभग सभी LIC पॉलिसियों के साथ
एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट यानी AD&DB राइडर लेने का विकल्प होता है। ये एक अतिरिक्त सुरक्षा है। तो दुर्घटना लाभ क्या है? एक्सीडेंट बेनिफिट का मतलब है कि अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड के बराबर अतिरिक्त रकम मिलती है। इसे डबल एक्सीडेंट बेनिफिट भी कहते हैं। अच्छा, और विकलांगता लाभ? स्रोत कहता है इस पर कम ध्यान दिया जाता है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण। अक्सर एजेंट भी शायद इसे उतना हाईलाइट नहीं करते। अगर किसी दुर्घटना के कारण पॉलिसी धारक स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है। स्थायी रूप से मतलब? मतलब ऐसी विकलांगता जिससे वो स्रोत में बताई गई 6 जरूरी दैनिक क्रियाओं जैसे खुद से नहाना, खाना, चलना फिरना, कपड़े पहनना, टॉयलेट जाना वगैरह में से कोई 4 भी करने में असमर्थ हो जाए। परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये लाभ मिलता है। और ये लाभ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत में एक 10 लाख सम एश्योर्ड पॉलिसी का उदाहरण भी दिया है। हाँ, बताइए क्या लाभ है? इसके फायदे बहुत व्यापक हैं, शायद चौंकाने वाले भी। पहला, भविष्य के सारे प्रीमियम माफ। पॉलिसी चलती रहेगी बिना कोई पैसा दिए। सारे प्रीमियम माफ? वाह। हाँ। दूसरा, जो सम इंश्योर्ड है, उदाहरण में 10 लाख, उसे 120 से भाग दिया जाता है, यानी 10 लाख 120 बराबर 3,833 रुपए प्रति माह। ये रकम पॉलिसी धारक को अगले 10 साल तक मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। 10 साल तक पेंशन भी? जी। और तीसरा, और ये सबसे जबरदस्त बात है, जब पॉलिसी की असली मैच्योरिटी तारीख आती है तो पूरी मैच्योरिटी रकम, उदाहरण में बोनस वगैरह मिलाकर 26.50 लाख भी मिलती है। क्या आप बात कर रहे हैं? प्रीमियम माफ, 10 साल तक पेंशन और फिर भी पूरी मैच्योरिटी। जी ये तो अविश्वसनीय सा लगता है ना। लेकिन स्रोत यही बताता है, ये वाकई एक बहुत बड़ी सुरक्षा है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि बीमा पॉलिसी में सिर्फ मृत्यु या मैच्योरिटी लाभ के अलावा भी कितनी सुरक्षा छिपी हो सकती है, खासकर मुश्किल वक्त के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब जब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो देखते हैं कि ये LIC के अलग अलग तरह के प्लान्स में कैसे दिखते हैं। स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, स्रोत में कई प्लान नंबर हैं जैसे 914, 915 वगैरह, और उनकी कैलकुलेशन भी है। हम मुख्य प्रकारों और उनकी खासियत पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है एंडोमेंट प्लान्स की। हाँ। जो बुनियादी बचत और सुरक्षा वाले प्लान्स हैं। सही। जैसे स्रोत में न्यू एंडोमेंट प्लान 914 का उदाहरण है। इसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए प्रीमियम भरते हैं। अवधि पूरी होने पर सम एश्योर्ड प्लस जमा हुआ बोनस प्लस FAB मिलता है। और अगर बीच में मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस तब तक का जमा बोनस मिलता है। स्रोत इसे मध्यम लागत पर अच्छा रिटर्न देने वाला बताता है। फिर एक प्रकार है जिसमें मैच्योरिटी पर पैसा मिलने के बाद भी सुरक्षा बनी रहती है, जीवन आनंद जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, न्यू जीवन आनंद प्लान 915। ये एंडोमेंट और होल लाइफ का मेल है। इसमें मैच्योरिटी पर एंडोमेंट की तरह भुगतान तो मिलता ही है, SA प्लस बोनस प्लस FAB। हाँ। लेकिन उसके बाद भी सम एश्योर्ड के बराबर का रिस्क कवर पॉलिसी धारक के पूरे जीवन काल तक जारी रहता है। मतलब मैच्योरिटी के बाद भी अगर मृत्यु होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड फिर से मिलता है। अच्छा, ये अतिरिक्त सुरक्षा है। जी, या चाहें तो बाद में उसे सरेंडर करके कुछ नकद मूल्य भी ले सकते हैं। प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके लिए। कुछ लोगों को पॉलिसी अवधि के दौरान भी पैसों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए मनी बैक प्लान्स होते हैं ना? हाँ, मनी बैक प्लान्स जैसे प्लान 920, 921, इनमें पॉलिसी पीरियड के दौरान ही तय समय पर, जैसे हर 5 साल में, सम इंश्योर्ड का कुछ हिस्सा वापस मिलता रहता है। सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं इसे। और मैच्योरिटी पर? मैच्योरिटी पर बचा हुआ सम इंश्योर्ड और पूरा जमा हुआ बोनस व FAB मिलता है। इनमें मृत्यु लाभ के बारे में स्रोत में खास बात लिखी है। हाँ, वो ये है कि अगर पॉलिसी अवधि में मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा मृत्यु लाभ मिलता है, आमतौर पर सम इंश्योर्ड का 125% प्लस जमा बोनस। जो पैसा मनी बैक के तौर पर पहले मिल चुका है वो काटा नहीं जाता। अच्छा, ये ग्राहक के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। बच्चों के भविष्य के लिए भी खास योजनाएं होती होंगी। जी हाँ, चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान 932 ऐसा ही एक उदाहरण है। ये बच्चे के नाम पर ली जाती है। बच्चे की निश्चित उम्र होने पर, जैसे 18, 20, 22 साल, पढ़ाई वगैरह के लिए पैसा मिलता है। और मैच्योरिटी कब होती है? मैच्योरिटी 25 साल की उम्र पर होती है, तब बचा हुआ पैसा और बोनस मिलता है। इसमें एक प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का जिक्र है, वो क्या है? PWB बहुत जरूरी है बच्चों के प्लान में। अगर ये राइडर लिया है और पॉलिसी पीरियड के दौरान
प्रस्तावक की मतलब माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। लेकिन पॉलिसी चलती रहती है। हाँ, पॉलिसी चलती रहती है और बच्चे को सारे लाभ, मनी बैक और मैच्योरिटी अपने समय पर मिलते हैं। ये बच्चे का भविष्य सुरक्षित करता है। इसमें एक और सुविधा बताई गई है। हाँ, कि अगर बच्चे को तय उम्र पर पैसे की जरूरत न हो तो वो पैसा बाद में ब्याज के साथ ले सकता है। ये भी अच्छा है। स्रोत में एक और प्लान, जीवन लक्ष्य प्लान 933 का जिक्र है। उसे भावनात्मक पॉलिसी कहा गया है और उसका मृत्यु लाभ अनोखा बताया है। हाँ, जीवन लक्ष्य प्लान 933 ये प्लान वाकई परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डेथ बेनिफिट है। क्या है वो? अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को तुरंत एक मुश्त पैसा नहीं मिलता, बल्कि 2 चीजें होती हैं। अच्छा। पहला, जो मूल सम अशोर्ड है उसका 10% सालाना इनकम बेनिफिट के तौर पे नॉमिनी को हर साल मिलता है, पॉलिसी की मूल मैच्योरिटी तारीख तक। यानी एक नियमित आय। हाँ, नियमित आय। और दूसरा, जब पॉलिसी की मूल मैच्योरिटी तारीख आती है तब नॉमिनी को सम अशोर्ड का 110% प्लस पूरी अवधि का जमा हुआ बोनस प्लस FAB ये सब एक साथ एक मुश्त मिलता है। बाप रे, मतलब मृत्यु के बाद भी सालों तक नियमित आय और फिर मैच्योरिटी पर एक बड़ी रकम जिसमें बोनस भी पूरा शामिल है। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है, खासकर अगर कमाने वाले सदस्य की असमय मृत्यु हो जाए। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग जरूरतों के लिए कितनी अलग अलग तरह की पॉलिसी डिजाइन की गई हैं। निश्चित रूप से। स्रोत में इन प्लान्स को मिलाकर पैकेज बनाने के कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे बच्चों की पढ़ाई की अलग अलग स्टेज की जरूरतों के लिए जीवन लक्ष्य की कई पॉलिसियां लेना जो अलग अलग साल में इनकम देना शुरू करें। और रिटायरमेंट के लिए? रिटायरमेंट के आसपास नियमित आय के लिए एंडोमेंट या जीवन आनंद की कई पॉलिसियां लेना जो अलग अलग साल में मैच्योर हों। और एक मुश्त निवेश के लिए सिंगल प्रीमियम प्लान जैसे 917 का भी सुझाव है, FD जैसा पैकेज बनाने के लिए। प्रीमियम भरने के तरीके पर भी एक टिप दी है स्रोत ने। हाँ, कि सालाना प्रीमियम भरना मासिक ECS के मुकाबले सस्ता पड़ता है। और सुझाव यह है कि इस बचत को किसी RD में डालकर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। छोटी छोटी बचतें भी मायने रखती हैं। तो आज की इस चर्चा से हमने काफी कुछ जाना। जीवन बीमा क्या है, भारत में इसका सफर, LIC का उदय और उसकी वो अनोखी सरकारी गारंटी वाली स्थिति। हाँ, और बोनस, FAB जैसे लाभ और वो चौंकाने वाला विकलांगता लाभ भी। बिल्कुल। और ये भी देखा कि कैसे अलग अलग जरूरतों के लिए एंडोमेंट, जीवन आनंद, मनी बैक, बच्चों के प्लान, जीवन लक्ष्य जैसी विभिन्न योजनाएं मौजूद हैं। सही कहा। सार यही है कि जीवन बीमा सिर्फ मृत्यु के बाद मिलने वाला पैसा नहीं है। ये जीवन की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मल्टी डायमेंशनल सुरक्षा कवच है। इसमें बचत भी है, रेगुलर इनकम का जरिया भी बन सकता है और विकलांगता जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा भी। और यहीं पर मुझे आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प, बल्कि कहूं कि आंखें खोलने वाला पहलू लगता है, वो विकलांगता लाभ। प्रीमियम माफी, 10 साल की पेंशन और फिर भी पूरी मैच्योरिटी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी बीमा पॉलिसियों को पूरी तरह समझते हैं? क्या उनमें अक्सर ऐसे और भी अनदेखे या कम समझे गए पहलू होते? हाँ, शायद हम उन्हें सिर्फ मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के नजरिए से ही देखते हैं, जबकि उनमें मुश्किल समय में काम आने वाली और भी कई सुरक्षाएं छिपी हो सकती हैं। शायद हमें अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये एक सवाल है जिस पर हर पॉलिसी धारक को सोचना चाहिए।